हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हर बार की तरह, हर दिन की तरह आज फिर से मैं ठीक 2:30 बजे आपके लिए लाइव क्लास लेकर आया हूं, क्लास 12th वालों के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक डाइपोल और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग कहते हैं एरिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है। तो आप कहिएगा सरफेस एरिया, जिसके पास लेंथ हो और ब्रेथ हो उसे क्या कहेंगे, हम लोग एरिया कहेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है। ठीक है, इस सरफेस एरिया का कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि ये एरिया है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज एरिया, तो आप कहेंगे द थिंग विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ठीक है, इतना एरिया हम इसे कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, या कंफ्यूज नहीं भी हो सकते। आप क्या कहेंगे, हो सकता है कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो एरिया होता है वो जो सरफेस एरिया होता है उसके पास डायरेक्शन का कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस वजह से वो कैसा क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो स्केलर क्वांटिटी है, यस इट इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बहुत सारे कंडीशंस में एरिया जो है वो वेक्टर हो जाता है। ठीक है, मैं डेली लाइफ से आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूं और आप समझ जाएंगे बेशक कि वो एरिया वेक्टर कैसे हो जाता है। ठीक है, वेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, लेकिन एरिया जो स्केलर किसे कहते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 11th में स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। सीधे स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब डिजिट हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मास 50 kg, 50 kg, तो 50 इज वॉट, मैग्नीट्यूड, kg इज यूनिट, तो मास क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम कहें 20 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ, ठीक है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो या अलोंग नॉर्थ, तो यहाँ पे जो 50 मीटर या 20 मीटर पर सेकेंड मैंने कहा ये मैग्नीट्यूड है, 20 मीटर पर सेकेंड यूनिट है, और अलोंग द नॉर्थ या इन द नॉर्थ डायरेक्शन ये मैंने कहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जहां डायरेक्शन का भी मायने होता है, मतलब होता है। तो यहां पर देखिए कि आपने कहा एरिया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर, ठीक है, इसके डायरेक्शन से भी बहुत मतलब होता है। क्या मतलब होता है, देखिए, जैसे एरिया, अगर आप एग्जांपल के तौर पे क्रिकेट आप देखते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जो बैट्समैन है उसके हाथ में देखिएगा एक बैट होता है। ठीक है, तो बैट अगर देखा जाए तो एक हैंडल होता है जिससे पकड़ते हैं बैट को, और नीचे एक चौड़ा सा सरफेस होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक सरफेस होता है, तो वो सरफेस है, आप मानेंगे कि हाँ रेक्टेंगुलर है, उसके पास सरफेस है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही बॉल बैट्समैन की तरफ आता है, वो उसके हाथ में, फिजिक्स उसके हाथ में, ये मत मानिए कि बैट है, आप उस बैट को कंसीडर कीजिए कि उसके बैट के पास एक एरिया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का एक एरिया है। ठीक है, अब उसके पास वो फिजिक्स पूरा विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, एक बैट्समैन है, उसके हाथ में एक हैंडल है, हैंडल से जुड़ा हुआ एक सरफेस एरिया है। ठीक है, अब देखिए बैट्समैन की तरफ बॉल आता है, उसे स्ट्रेट में खेलना है, बॉलर की डायरेक्शन में खेलना है, अंपायर के डायरेक्शन में खेलना है, वो उस एरिया को सीधे प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे सीधे खेलता है, तो ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन क्या है, ये इसने ऐसे प्रोजेक्ट किया, बॉल उधर चला गया। उसने कहा नहीं मुझे इधर नहीं खेलना, इधर उसने फील्डर लगा दिया, अब मुझे ऑफ में खाली जगह है, तो वो क्या करेगा, रूम बनाता है, बैकफुट पे जाएगा और फिर थोड़ा सा ऐसे ऑफ की तरफ खेल देता है। तो ये जो प्रोजेक्शन है बैट का ऑफ की तरफ है, तो यहां पर बॉल किधर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उस बैट के प्रोजेक्शन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या कहा, शुरुआत में मैंने क्या कहा आपको मानने के लिए कि वो एक एरिया है, एक सरफेस है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन है, तभी तो वो बॉल जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन में हम कहेंगे क्या, कि उसके पास डायरेक्शन मायने रखता है। तो उस कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरी चीज ये है कि जैसे ये एग्जांपल, मेरे पास ये बोर्ड है, ठीक है, इसके पास भी एरिया है,
लेकिन आप इस पूरे को कैप्चर करें तो इसका डायरेक्शन मायने रखता है। अगर हम इस पूरे बोर्ड को ऐसे कर दें और हम इधर से ऐसे पढ़ाने लगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में भी इसका डायरेक्शन मायने रखता है। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाता है तो वो ये सोचता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन या मैक्सिमम क्या कहते हैं रश किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा लोगों का, तो वो उस तरफ उस एडवर्टीजमेंट बोर्ड को प्रोजेक्ट करता है। तो वहां पर भी डायरेक्शन मायने रखता है कि नहीं यहां पर लगाइए, यहां पर बहुत सारे लोग का आना जाना है, उनकी नजर पड़ जाएगी इस पर। बात समझ में आ रहा है? तो एरिया है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत सारे सिचुएशंस में उसके डायरेक्शन का भी मायने होता है। बात समझ में आ रहा है? तो एरिया है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में वेक्टर हो जाता है क्योंकि उसके डायरेक्शन का भी मायने होता है। तो इस वजह से हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो है एरिया वेक्टर। अब आप कहिएगा कि ठीक है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके डायरेक्शन के लिए देखिए, ये मेरे पास एरिया है तो हम क्या करेंगे, इस बड़े से एरिया के पास हो सकता है कि डायरेक्शन ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तब आप देख सकते हैं कि ये ठीक है, इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मान लेते हैं ये वाला हिस्सा, इसके इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें, ठीक है, इस वाले हिस्से की बात करें तो ये एक छोटा सा सरफेस एरिया है। तो इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो एरिया होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। मतलब कोई भी अगर एरिया है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। जैसे ये अगर एरिया है, ठीक है, ये अगर एरिया है तो इसका डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ। मेरा हाथ अगर एरिया है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ। मेरा हाथ ऐसे है, ये एक एरिया है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। मेरा हाथ अगर ऐसे है तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। मेरा हाथ ऐसे है तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। मतलब ऑलवेज आउटवर्ड होगा, ये डायरेक्शन है। इसको हम लोग क्या चीज से दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे इन कैप से, ठीक है। इसको क्या चीज से दिखाएंगे, इन कैप से दिखाएंगे, ठीक है। इसका एरिया, इसका सरफेस अगर मान लेते हैं डेल्टा एस है तो एरिया वेक्टर मतलब कि ए वेक्टर डेल्टा एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस मैग्नीट्यूड और इसके साथ जोड़ेंगे इन कैप। तो अब ये प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो और भी अगर हम लोग छोटे टर्म में लिखें, ठीक है, अगर हम इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लिखें, अगर हम बहुत छोटा टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं डी ए, एरिया डी ए लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन कैप, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एस एन कैप, ठीक है। तो ये हम लोग समझे कि एरिया वेक्टर एक्चुअली में किसी कंडीशन में उसका डायरेक्शन मायने रखता है, इस वजह से वो वेक्टर कहलाएगा। उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो ये हमारा एक कंक्लूजन निकला है जो अभी हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसमें यूज में आएगा। तो इसके रिजल्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट हम साइड में नोट कर लेते हैं ताकि हमें आगे, है ना, मदद मिले। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है, तो हम एरिया वेक्टर के लिए यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एस इन कैप। एक रिजल्ट काफी है। या हम इसको अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं डी एस एन कैप, ठीक है। तो एन कैप हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा। तो ये हमारा एरिया वेक्टर से रिलेटेड टर्म क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। इतना समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो ठीक है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हम लोग एक फ्लक्स को समझेंगे कि फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। फ्लक्स का एकदम बेसिक कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि कब कब हम फ्लक्स कहेंगे, कब कब फ्लक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं कि फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज अगर किसी सरफेस एरिया को पेनेट्रेट कर जाता है, क्रॉस करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां से अगर मेरा हाथ
ऐसा मान लेते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये अपने अंदर से किसी चीज़ को अलाउ करता है, तो ये है और ये ऐसे जाएगा और ये अंदर से इधर से ऐसे निकलेगा। कोई भी चीज़ अगर सरफेस एरिया को पेनेट्रेट करे तो हम क्या कहेंगे कि वो फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स का मीनिंग समझ में आ रहा है। कंडीशन क्या है? पेनेट्रेशन ऑफ एरिया। ठीक है, फ्लक्स को हम सिंपली अगर डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, पेनेट्रेशन ऑफ एरिया। ठीक है, पेनेट्रेशन, अगर कोई भी चीज एरिया को पेनेट्रेट कर कर उसके अंदर से होकर गुजरे तो हम क्या कहेंगे? फ्लक्स। अब देखिए, आप इसे डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर आपके घर में गेट है, विंडो है, ठीक है, आपके घर में डोर है तो डोर से क्या होता है? डोर देखा जाए तो डोर एक एरिया है, ये घर का दरवाज़ा है और ये एक एरिया है, इसके पास कुछ लेंथ है, कुछ हाइट है और कुछ लेंथ है। ठीक है, ये एरिया है। इसमें से आप क्या करते हैं? इसमें से कोई भी घर का मेंबर या बाहरी जो भी है इसके अंदर से आना जाना करता है। ठीक है, तो ये एक एरिया है, एरिया से आदमी क्या हो रहा है? आ रहा है या जा रहा है? तो हम क्या कहेंगे कि ये आदमी इस एरिया से जा रहा है, तो यहां पर फ्लक्स है। जा कौन रहा है? कौन पेनेट्रेट कर रहा है? कौन होकर जा रहा है? ह्यूमन। इस वजह से हम कहेंगे इस कंडीशन में ह्यूमन फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है? ह्यूमन फ्लक्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक शीशा है, एक ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है, इस ग्लास के ठीक सामने मैंने एक यहां पर बल्ब रख दिया। ठीक है, एक बल्ब रख दिया, इससे रोशनी निकल रही। अब ये जो रोशनी जो निकलेगी इससे, ये सब इस ग्लास से होकर जा रहे हैं, इस ग्लास से होकर उस तरफ निकल रही। तो ये जितनी भी रोशनी है, तो रोशनी यहां भी कोई ना कोई, यहां पे क्या है? लाइट रेज पेनेट्रेट कर रहा है किसको? ग्लास को। ग्लास के पास क्या है? सरफेस एरिया। तो हम क्या कहेंगे? यहां पर लाइट फ्लक्स है। लाइट फ्लक्स से आप परिचित होंगे। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा आपके चारों तरफ। तो ह्यूमन फ्लक्स है, लाइट फ्लक्स है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, अगर मान लेते हैं जैसे आप अपने रूम में हैं और सारा विंडो बंद है, ठीक है, और बाहर पता चलता है कि बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप क्या करते हैं? अपने घर का विंडो एक खोल देते हैं। ठीक है, एक पल्ला या एक साइड का विंडो खोले। जैसे ही खोले आपको ताज़ी ताज़ी हवा या ठंडी ठंडी हवा मिली। तो यहाँ जो विंडो आप दोनों खोल दिए, तो एक सरफेस एरिया है विंडो के पास और वहाँ से हवा आपकी तरफ आ रही है, बाहर की हवा आपकी तरफ आ रही। कैसे आ रही? उस विंडो के पैसेज को पास करके, पेनेट्रेट करके। तो यहां पर भी क्या है? कोई चीज है जो सरफेस एरिया को पेनेट्रेट कर रहा है। कौन है? विंड। तो हम कहेंगे विंड फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब क्लियर हो रहा होगा कि कोई चीज है जो एरिया को पेनेट्रेट करके निकले। इसी तरीके से आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रिंग है मेरे पास, ये एक रिंग है और ये मेरे पास पानी का पाइप है। पानी के पाइप में देखे होंगे, जब आप उसके नोज़ल को मतलब कि उसका जो मुंह होता है उसको जब आप दबाएंगे तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। अगर पानी है और हम ऐसे पास करा रहे हैं और सारा पानी इसके अंदर से ऐसे निकल के इधर आ रहा है, तो यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है? इस एरिया को पार कर कर जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे? फ्लक्स ऑफ लिक्विड या लिक्विड फ्लक्स। तो फ्लक्स मतलब समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है जो सरफेस एरिया को पेनेट्रेट करे। अगर वो एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनेट्रेट करे, ठीक है, अगर उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड पेनेट्रेट करे तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनेट्रेट करे तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे मिलेगा आपको 4th चैप्टर में। ठीक है, क्लास 12 के 4th चैप्टर में मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? बात समझ में आ रहा है कि जब आप किसी सरफेस एरिया से किसी चीज को पेनेट्रेट कराएंगे तो वो कहलाएगा फ्लक्स। अब जो चीज पेनेट्रेट हो रहा है उसका नाम आगे जोड़ दीजिए। आदमी ह्यूमन फ्लक्स, वाटर लिक्विड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट बहुत हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, फ्लक्स समझ में आ गया। कुछ ना कुछ है जो एरिया को पेनेट्रेट करेगा। तो अब हम लोग समझेंगे इसको और अच्छे तरीके से। ये तो था इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उम्मीद करते हैं किसी को भी समझाने का अब
क्षमता होगा आपके पास। चलिए देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन फील्ड लाइंस, when electric field lines, when electric field lines passes through the surface, passes through the surface, then the quantity is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, इसे क्या चीज से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय फाई से डिनोट करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए इसके बेस में ई दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए, किसी भी चीज के लिए एग्जैक्ट नॉलेज के लिए दो चीज चाहिए होता है, उसका थ्योरी और उसका न्यूमेरिकल। तो थ्योरी हम लोग समझ गए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से पेनेट्रेट करेगा, पास करेगा, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। उसे क्या चीज से दिखाएंगे, फाई ई से। तो अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना फ्लक्स ज्यादा है, तो ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा कि कब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर 3 केसेस ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला केस देखिए, अगर हम यहाँ पर ले लें कि जैसे मेरे पास फील्ड लाइन, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, ड्राइंग बनानी है और ड्राइंग बनाना इजी चीज़ नहीं होता है। तो और ठीक है, ये मेरे पास एक सरफेस एरिया है ए बी सी डी, और इसका इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर है, इन कैप आउटवर्ड की तरफ, आपको पता है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे होकर निकलेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एक केस है। दूसरा केस हम ले लेते हैं, चलिए ठीक है, दूसरा केस हम ले लेते हैं ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया इन कैप, ठीक है, और ये एरिया हो गया ए बी सी डी, ठीक है, और ये इसका एरिया वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ई वेक्टर। ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है। अब तीसरा कंडीशन लेते हैं, देखिए, ठीक है, ये हमारा अब तीसरा कंडीशन है। इन कैप, ठीक है, ये थोड़ा उस तरीके से रखा हुआ है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ई वेक्टर, ठीक है, ये ई वेक्टर है। ये हमारा सी कंडीशन है, ये फील्ड हो गया ए बी सी डी, ठीक है। 3 केसेस हमने ले रखा है। अब एक चीज देखिए, ठीक है, अगर ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ है, ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ये इस ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से फील्ड लाइन, ये मेरे जो फिंगर्स हैं ये फील्ड लाइन्स हैं, ये एरिया वेक्टर है, और ये इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया है, ये इसका एरिया वेक्टर। फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या एक भी फील्ड लाइंस इससे पास करेगा, इस एरिया से पास करेगा, नहीं पास करेगा। तो इस कंडीशन में एक भी फील्ड लाइंस इससे पास करने वाला नहीं है। तो आप देखकर ही बता देंगे कि यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि फ्लक्स क्या कहते हैं, फील्ड लाइंस पास करे। तो यहाँ तो एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है, एक भी फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है, इस वजह से यहां पर फ्लक्स कितना हो गया, तो फाई ई हो गया 0, ठीक है। फाई ई कितने हो गए, 0 हो गए। अब आते हैं यहां पर इस वाले केस में। तो इस वाले केस में जो सरफेस एरिया पहले ऐसा रखा हुआ था वो अब ऐसे रखा हुआ। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, सॉरी, एरिया वेक्टर इसका इस तरीके से। अब फील्ड लाइन जा रहा है, तो फील्ड लाइन जब जाएगा इससे, तो देखिए मैक्सिमम इससे पेनेट्रेट होकर निकलेगा। तो आप देखकर बता सकते हैं कि इस वाले केस में फील्ड लाइंस मैक्सिमम होगा। तो फाई, यहां पर फाई ई कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इस वाले केस में अगर देखा जाए, तो
तो इस वाले केस में देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, इस वाले केस में देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है जो क्या है, थीटा है। तो अब यहां पर ये ऑब्लिक रखा हुआ इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, और अब फील्ड लाइन जाएगा तो कुछ इससे नहीं भी गुजरेगा और कुछ गुजरेगा भी। मतलब इस वाले केस में एकदम जीरो था, इस वाले केस में मैक्सिमम है, लेकिन इस वाले केस में बीच का आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि बीच का है। ठीक है, हमें एक्यूरेट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे। तो एक चीज़ देखिए कि हम मैक्सिमम फील्ड लाइन कब है और मिनिमम कब है, हम क्या करेंगे, उसके लिए फील्ड लाइंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस एक भी नहीं जा रहा है एरिया से, तो एरिया से एक भी नहीं जा रहा है तो जीरो हो गया। यहाँ पर फील्ड लाइंस जा रहा है, सारे का सारा फील्ड लाइंस एरिया से जा रहा है, तो यहाँ फील्ड लाइन मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इस ई वेक्टर के लिए, ठीक है, हम रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो एन कैप है इसका अगर हम कंपोनेंट निकालें तो एक आएगा इधर एन कैप साइन थीटा। ये एरिया अगर मान लेते हैं ए है तो ए साइन थीटा एन कैप, एरिया साइन थीटा एन कैप, और इस साइड आएगा एरिया साइन थीटा, एरिया कॉस थीटा एन कैप। अब देखिए हमें साइन वाले से कोई मतलब नहीं, हमें उससे मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर है वो कौन है, कॉस थीटा वाला। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर जो फाई का फॉर्मूला मिलेगा फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, या अभी सीधे लिख देते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये लिख देते हैं ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है कि जब हम कॉस हटाएंगे तो डॉट आएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। डेल्टा ए क्या है, तो एरिया है, हम ए भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अब ये फ्लक्स का फॉर्मूला सही है या नहीं यहाँ चेक करेंगे। यहाँ देखिए फ्लक्स के लिए देखिए, अगर हम यहाँ फ्लक्स निकालें तो यहाँ देखिए एन कैप है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। जब हम कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डालेंगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इस वजह से यहाँ आ जाएगा ई ए। ये यहाँ पर फ्लक्स निकल कर आ जाएगा क्योंकि थीटा कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर देखिए एन कैप इधर है और ई वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फ्लक्स निकालने का काम करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अब हमें काम क्या करना है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो फ्लक्स का एसआई यूनिट देखिए आप इसके फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट के लिए देखिए क्या करेंगे, एसआई यूनिट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको नहीं ध्यान में है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, और वो मैं नहीं निकालने वाला क्योंकि आप लोग तेज़ स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, और मैंने बताया भी है कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा। तो आप इसके डायमेंशनल फार्मूला को निकाल कर अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद एक चीज़ और समझना है। देखिए ये जो हमारे पास एरिया है ये डेल्टा ए, अगर हम डेल्टा ए काफ़ी छोटा हो जाए, ठीक है, जब देखिए अगर डेल्टा ए काफ़ी छोटा हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, छोटी सी बात है, देखिए डेल्टा ए अगर टेंस टू 0, मतलब डेल्टा ए काफ़ी छोटा हो गया तो जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये इतना छोटा हो गया तो सरफेस एरिया जब छोटा हो जाएगा तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन क्या है, तो सरफेस जो होना चाहिए वो
क्लोज होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए। सरफेस अगर क्लोज है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और समझना है कि फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इसके बावजूद फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है और फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। तो फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। फ्लक्स जीरो ये मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। फ्लक्स मैक्सिमम कब? ये मैक्सिमम हो गया। फ्लक्स जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। और फ्लक्स निगेटिव कब होगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा, अलग अलग थीटा के वैल्यू के लिए देखिए, अगर थीटा 0 डिग्री है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। थीटा अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो स्केलर होने के बावजूद भी ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।